हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का ये सेक्शन। इस सेक्शन में दोस्तों उस दिन की जो भी प्रमुख खबरें हमें आईएएस के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगेंगी उन पर हम चर्चा किया करेंगे। साथ ही दोस्तों इसके साथ में प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यानी कि डेली क्विज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये खंड दोस्तों आपको मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल होगा। सैटरडे और संडे में आपको डेली करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। सैटरडे और संडे में दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की जगह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और जिस तरह से डेली करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसी तरह दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 15 दिसंबर 2016 का करंट अफेयर। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब से दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पूर्व वायुसेना प्रमुख को गिरफ्तार किया है, ये संस्था चर्चा में है। यहाँ से दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं? नंबर 1 आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है प्रीलिम्स एग्जाम में एमसीक्यू की दृष्टि से कि सीबीआई एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना कैसे हुई है? गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई है। इसको शक्ति दिल्ली पुलिस विशेष अधिष्ठान अधिनियम 1946 से मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो हमको ध्यान रखनी है कि ये कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये किसके नियंत्रण में कार्य करती है। तीसरा दोस्तों, ये केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार की रोकथाम, साइबर अपराधों से लड़ना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध से लड़ने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, यह भारत में इंटरपोल के सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। आप सभी जानते हैं सीबीआई में एक निदेशक होता है, नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है। लेकिन हमें दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि वो जो समिति गठित की जाती है उसके अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों प्रीलिम्स में जो 3-4 बातें हमें अधिक महत्वपूर्ण है इस खंड से ध्यान रखनी है। नंबर 1, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नंबर 2, यह कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। नंबर 3, इसकी नियुक्ति के लिए जो समिति होती है उस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। और नंबर 4 दोस्तों, ये भारत में इंटरपोल के सेंट्रल ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। ये 4 बातें आपको प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इन चारों को याद रखना है। दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। दूसरी न्यूज़ है दोस्तों कैशलेस इकोनॉमी की। ये 2 शब्द, एक कैशलेस इकोनॉमी और एक लेस कैश इकोनॉमी, ये दोनों बहुत चर्चा में हैं। ये दोस्तों जीएस 3rd पेपर में मेंस एग्जाम में इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो इस साल डेवलप होगा और उम्मीद है कि 2017 में इस तरह का कोई क्वेश्चन डेवलप होगा। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विमुद्रीकरण किया था उस पर चर्चा के लिए समीक्षा की, एक बैठक बुलाई, उसकी समीक्षा की। वहाँ दोस्तों उन्होंने नकद रहित भुगतान को तेजी से सुगम बनाने के तरीकों पर चर्चा की और डिजिटल भुगतान सेवाओं के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने दोस्तों कहा कि भारत डिजिटल और नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल और नकद रहित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं और क्या चुनौतियाँ हैं, ये सब दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में डिटेल पे हम इसको आपको टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी क्या है और किस तरह की बाधाओं पे इस पर चर्चा की जा रही है। कैशलेस इकोनॉमी दोस्तों वो होते हैं जिसमें हम किसी भी सेवा के लिए भुगतान नकद के रूप में न कर किसी कार्ड से, जिसको आप प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, नेट बैंकिंग से, स्वाइप मशीन से किसी के द्वारा भुगतान करते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों कैशलेस ट्रांजैक्शन। और जब इकोनॉमिक्स में कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगते हैं तो उसको बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी। भारत में दोस्तों इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा 2/3 पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, जहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। एक डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड में दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि ये जो कैशलेस इकोनॉमी है ये डिजिटल डिवाइड को और बढ़ा देगा। कैसे दोस्तों, अभी हाल ही में आपने जाना कि अगर आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस में कुछ छूट दे रही है।
तो दोस्तों किसी एक व्यक्ति को केवल इसलिए ट्रांजैक्शन चार्जेस में छूट देना कि उसके पास कार्ड है, और किसी एक व्यक्ति को वो छूट नहीं मिल पाना क्योंकि उसके पास कार्ड नहीं है, ये एक तरह का भेदभाव है। और जो इंडिया में पहले का डिजिटल डिवाइड है, उस तरह के डिजिटल डिवाइड को ये और बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो अगर हम इस तरह के कैशलेस ट्रांजैक्शन में इस तरह की छूट नहीं देंगे, उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो हम कैसे कैश इकोनॉमी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। तो कई बार इस तरह के प्रोत्साहन देने ज़रूरी भी होते हैं और उनके कुछ निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। इन सबको दोस्तों जब हम टॉपिक वाइज लेक्चर में इस पर लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इससे क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और प्रमुख चुनौती क्या है, साइबर सिक्योरिटी। अभी हाल ही में आप सब लोगों ने खबर पड़ी होगी कि लगभग 32 लाख डेबिट कार्ड नेशनलाइज बैंकों के लगभग 32 लाख डेबिट कार्ड का डाटा चोरी हो गया, और नेशनलाइज बैंक को फिर वो 32 लाख डेबिट कार्ड वापस लेने पड़े, उनको दोबारा इशू करना पड़ा। तो दोस्तों जब इस तरह के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, हमारे पास कोई बेहतर लॉ नहीं है, तो ऐसे में हम कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। आपको बस अभी फ़िलहाल केवल 2 शब्द याद रखने हैं। इकोनॉमिक्स में जीएस थर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम खुद इन पे टॉपिक वाइज कलेक्शन करेंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको ध्यान रखना है केवल कैशलेस इकोनॉमी और लेस कैश इकोनॉमी। लेस कैश इकोनॉमी दोस्तों वो इकोनॉमी है जहाँ कैश कम कर देते हैं, और कैशलेस इकोनॉमी में वहाँ जहाँ मैक्सिमम पेमेंट कार्ड के थ्रू होने लगते हैं। चलते हैं दोस्तों तीसरी खबर की तरफ। चक्रवाती तूफान बरदा। तमिलनाडु में चेन्नई के तट पर ये तूफान आया हुआ है। इससे दोस्तों कहाँ कहाँ और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फिर मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जा सकते हैं, और मेंस में किस किस पेपर से पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में दोस्तों ज्योग्राफी में चक्रवात से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चक्रवात क्या होता है, कैसे आता है, प्रीलिम्स एग्जाम में। दूसरा दोस्तों आपने देखा होगा हाल ही के वर्षों में यूपीएससी टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, जैसे कि बरदा क्या है, हाल ही में चेन्नई के तट पर आया हुआ एक तूफान है, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक प्रोग्राम है। तो इस तरह के ऑप्शन बना के प्रीलिम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बरदा क्या है। तो प्रीलिम्स में दोस्तों 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, नंबर 1 चक्रवात पे, और नंबर 2 दोस्तों बरदा क्या है। और वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि ये कहीं का खेल महोत्सव है, या कोई त्यौहार है, या फिर ये एक चक्रवाती तूफान है। ये मेंस में दोस्तों कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जीएस फर्स्ट पेपर में दोस्तों ज्योग्राफी, और जीएस थर्ड पेपर में दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों जीएस फर्स्ट पेपर में कम आते हैं। ज्योग्राफी में जैसे चक्रवात से पहले मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि चक्रवात के नाम किस प्रकार रखे जाते हैं, जैसे कि चक्रवाती तूफान का नाम बरदा रखा गया है, तो इसका नाम बरदा क्यों रखा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं। जीएस थर्ड पेपर में दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि अगर तूफान बरदा आया तो उसके लिए कैसे हमने उस डिजास्टर का मैनेजमेंट किया। दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा है, इसको आने से नहीं रोका जा सकता, बस इससे जो भी जनधन की हानि होती है उसको कम किया जा सकता है। तो उस जनधन की हानि को कम करने को बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, की जो डिजास्टर आएगा हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। आपने दोस्तों हम यहाँ ये भी बता दें कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है इसकी स्टडी कोई बुक से नहीं होती। आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मार्केट में बुक ढूंढते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत व्यवहारिक बातें लिखनी होती हैं। इन व्यवहारिक बातों को जानने के लिए आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ और जितने भी टीवी पे डिस्कस डिबेट होते हैं उन सबको सुनना होता है, और वहाँ से जो आप व्यवहारिक बातें आंसर में लिखते हो उस पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो यहाँ से जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ इशू मिलेंगे। आपने दोस्तों एक शब्द पढ़ा पूर्वानुमान, कि इस तूफान का पूर्वानुमान पहले ही लगा लिया गया था। दूसरा शब्द दोस्तों आपने पढ़ा कि चेतावनी, पूर्वानुमान लगाते ही इसकी चेतावनी जारी कर दी गई थी कि इस तरह का तूफान आ सकता है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया था जिससे लोग अपना ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लें, खाने पीने का सामान वो सब लोग अपना इकट्ठा कर लें। प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया था, पुलिस, डॉक्टर, गोताखोर सबको दोस्तों अलर्ट कर दिया गया था। प्रशासन को अलर्ट करने का ये लाभ हुआ दोस्तों कि राहत कैंप लगा लिए गए। इस तरह के तूफानों में दोस्तों क्या होता है, जब तूफान आने से बिजली लाइन कट हो जाती हैं तो इतनी हानि तूफान से नहीं होती जितनी बिजली के करंट से हो जाती है। तो बिजली की लाइन कट कर दी गई, हेल्पलाइन इशू की गई, तट को समय रहते खाली करा लिया गया। इन सब उपाय से दोस्तों जनधन की हानि कम हुई।
डिजास्टर मैनेजमेंट में दोस्तों क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको कितने शब्द लिखने होंगे? 200 शब्द का होता है, 200 से 250 शब्द का। लेकिन आप अगर 150 शब्द भी लिख देते हो और वो इसमें आप कुछ भी मतलब आप बिल्कुल सटीक बात लिखते हो, इधर उधर की बातें नहीं लिखते हो और 150 शब्द भी लिख देते हो तो दोस्तों आपको बहुत बेहतर मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप इतनी सब बातें जो आपने हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में पढ़ा, अगर इसको भी आप शब्द में लिखोगे तो भी दोस्तों 100 से 150 शब्द हो जाएंगे। और ये तो केवल तब है जब आपने एक चक्रवाती तूफान आया, एक तरह का डिजास्टर हुआ और उसको सुना। पूरे साल में अगर आप इस तरह की न्यूज़ देखोगे और वहाँ से इस तरह के 8-8, 10-10 शब्द निकाल लोगे, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट दोस्तों मुश्किल से 10 या 12 पेज में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का नोट्स तैयार हो जाएगा। और वो नोट्स दोस्तों बिल्कुल व्यवहारिक होगा। जब आप उन व्यवहारिक बातों को अपने एग्जाम में अपने कॉपी में लिखोगे तो उस पर बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट में दोस्तों हम यही राय देंगे कि आप इसको बहुत व्यवहारिक आंसर लिखें और बुक ना ढूंढ के इसको न्यूज़ से, करंट अफेयर से पढ़ें। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों चक्रवाती तूफान वर्धा से बन सकते हैं। प्रीलिम्स में चक्रवात पे या वर्धा क्या है, मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर में या जीएस थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट में। और जो दोस्तों नेक्स्ट खबर थी जो आगे चल के महत्वपूर्ण हो सकती है वो है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में आपने सुना होगा दोस्तों न्यूज़ में कि उच्चतम न्यायालय ने जातीय हिंसा और घृणाजनित अपराधों से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य के लोगों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण मजबूत करने और उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। ओके, ये निर्देश क्या निर्देश हैं, इन सब का कलेक्शन पूरा डिटेल आपको सब प्रोवाइड कराया जाएगा। उन्होंने दोस्तों क्या 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 कहा है कि इसमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अगुवाई में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का गठन क्यों किया जाएगा? तो दोस्तों इस समिति को जातीय भेदभाव, अत्याचार, हिंसा की घटनाओं पर कड़े कदम उठाने और ऐसी घटनाएं रोकने के तरीके सुझाने के अधिकार दिए जाएंगे। अभी दोस्तों हमारी टीम इस समिति को वॉच करेगी और इसकी जो भी रिपोर्ट आएगी, जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं या इस तरह की जो पहले कमेटियां बनाई गई हैं जैसे कि बेज बरुआ की अध्यक्षता में, अभी अगर हम इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है क्योंकि अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में है, इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे ही समिति की रिपोर्ट आएगी तो उस समय आपको पिछली समिति, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नई समिति पूरा एक क्रक्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका दोस्तों प्रीलिम्स के एग्जाम में महत्व क्या है या मेंस के एग्जाम में महत्व क्या है, या हम सिंपली कहें तो आईएएस परीक्षा में कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। कई बार दोस्तों प्रीलिम्स के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक तरफ समिति दे दी जाती है और दूसरी तरफ उसका संबंध किस चीज़ से है। तो पहली बात तो इस समिति में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो भी अभी समिति को नाम दिया जाएगा कि वो पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित थी। दूसरा दोस्तों जीएस थर्ड पेपर में दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में दोस्तों इस तरह के टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी हमारे देश में अलगाववाद है या जो भी उग्र विचारधाराएं हैं उनके पीछे इस तरह के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जातीय हिंसा होती है या कहीं घृणाजनित अपराध होते हैं। और जब लोग इनसे पीड़ित होते हैं तो या तो अलगाव की बात करते हैं या उग्रवाद की बात करते हैं। तो अगर अलगाव, उग्रवाद, ये सब इशू जो हमको इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ने हैं, ये दोस्तों उससे भी लिंक करेगा, हम इसको वहाँ पे भी देखेंगे। और प्रीलिम्स के दृष्टि से हमको क्या महत्वपूर्ण लगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 65वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी और ट्वीट किया। और साथ में दोस्तों न्यूज़ में ये भी था कि सरदार पटेल ने देश की आज़ादी के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद 565 रजवाड़ों को सफलतापूर्वक विलय कराया और सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे तथा उप प्रधानमंत्री थे। तो हमारी आपको सलाह है दोस्तों कि इस बार अगर आपको 2017 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है तो आप अपने हिस्ट्री वाले सेक्शन में सरदार पटेल जी से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। आप देखेंगे जब संविधान बनाया गया तो वो उनको किस किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, रजवाड़ों के विलय में उनकी क्या भूमिका थी और वो किस किस पद पर रहे और उन्होंने कहाँ कहाँ भूमिका निभाई। अगली खबर दोस्तों जो थी वो थी कि राज्यसभा में दिव्यांगों को सशक्त बनाने का विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक को नाम दिया गया दोस्तों निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल 2014। दरअसल दोस्तों भारत ने अभी 2007 में दिव्यांगों के अधिकार को लेकर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर साइन किए थे और इसके समरूप अपने नियम को बनाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। उम्मीद है कि ये विधेयक जल्दी लोकसभा से भी पारित करा लिया जाएगा।
और दोस्तों आपने न्यूज़पेपर में ये भी सुना होगा कि इस मुद्दे को जिन लोगों ने उठाया था उन्होंने इस बात से निराशा व्यक्त की है कि दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के गठन को अस्वीकार कर दिया गया है। एक जो दोस्तों प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि पहले जो दिव्यांगों की श्रेणियाँ होती थी वो 7 होती थी, उन श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 22 किया गया है। आपको ये नहीं याद करना है कि किन किन को जोड़ा गया है, बस आपको इतना याद रखना है कि 7 से बढ़ाकर इसको 22 किया गया है। एक आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हम साइन कर चुके हैं और राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग के गठन को अस्वीकार कर दिया गया है। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको इस विधेयक से इसको आपको याद रखना है। और दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि इस दिव्यांगता की श्रेणी में चेंज करने का जो राइट है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। दिव्यांग श्रेणी के लिए नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों निःशक्त जनों के साथ भेदभाव करने की स्थिति में अधिकतम 2 साल तक की कैद और अधिकतम 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही। अब हम मिलते हैं 16 दिसंबर को। गर्भिता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।